हाँ जी, जय माता जी की। मेरा नाम आरजे अभी लेकर वापस हाजिर आपके लिए परचम सीरीज का एक और कमाल का एपिसोड। इस एपिसोड में हम ईश्वर सिंह जी का फिर से स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं आपसे ना आज बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस को लेकर काफी सारे लोगों में ना मिथ बनी हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में अलग ही चीजें सोच के बैठे हैं। आप और बहुत सारे और भी बड़े बिजनेसमैन हैं। एक लाइन उनमें और आपकी कुछ लाइंस थी, उनमें मुझे एक लाइन कॉमन मिली, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि बिजनेस में किसी के भरोसे मत बैठो। ऐसा क्यों है? लोग तो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, बढ़िया करते हैं। भाई जब बात बिजनेस की आती है, ये बात उस चीज़ की आती है जिस पे आपका फ्यूचर डिपेंड है। तो जो मैंने पहले काम स्टार्ट किए थे, पास्ट में जो मेरे काम रहे हैं, तो उसके अंदर मेरा माइनस पॉइंट ये रहा कि मैंने कोई ना कोई काम किसी ना किसी को दे दिया और वो काम प्रॉपर्ली हो नहीं पाया। और इस रीज़न से भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे काफ़ी जो बिजनेस वो फेल रहे हैं, क्योंकि मैं डिपेंडेंसी मैं कंफर्ट जोन में आ गया। मैं उस काम को खुद ना करके किसी और से करवा रहा हूँ। जब करवा रहा हूँ जब वो बंदा उस काम को जानता भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बिजनेस के अंदर किसी के भी भरोसे ना रहो। अभी जो हमने काम स्टार्ट किया इंश्योर फास्ट का, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने काफ़ी काम ऐसे हैं जो मैंने अभी मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो सामने वाला नहीं कर सकता, जो सामने वाला कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। या फिर आप उस काम को तब भरोसे बैठो जब आपके पास में उस काम के लिए एक राइट कैंडिडेट हो। तो जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो या आप स्टार्ट करोगे, आप इनिशियली 1 से 2 साल किसी के भरोसे मत बैठना। अगर आप वो चीज़ को किसी के भरोसे बैठ के आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपका बिज़नेस कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी पे चल जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा क्लाइंट बोलता हूँ कि बिज़नेस में आप किसी के भरोसे ना बैठें। सही बात है। और आप ये चीज़ किसी की भी चीज़ है, आप किसी की ज़बान पे भरोसा तब करते हो जब उसका मादा देखते हो। इंश्योर फास्ट की बात करते हैं। 100 CR एक ऐसा नंबर जो कि हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है कि मैं ना ये 100 CR 100 करोड़ का आंकड़ा देख लूं अपने बिजनेस का। भाई साहब, इस जो आंकड़े की बात है, मैं ये स्कीम जानना चाहूँगा, ये कौन सी स्कीम है कि आपने 2 साल में 100 CR छुआ? भाई ये अगर अपन 2 साल की पहले की बात करें, जब स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट ईयर 1.5 करोड़ पे क्लोज किया। 2020 का 1.5 करोड़ हमने क्लोज किया। तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि 1.5 करोड़ को क्लोज करने में कितने लोग लगे, 4-5 लोग, 6 लोग स्टार्टिंग में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2021-22 हमने टीम बढ़ा दी। टीम बढ़ा के जब 5 लोग कितने कर सकते हैं तो 50 लोग कितना करेंगे, 50 गुना करेंगे। तो हमने टीम बढ़ा के सेकंड ईयर था उसमें हमने 60 करोड़ के आसपास क्लोज किया। जो 23 वाला था उसमें हमने 70+ टीम और प्लस जो पुरानी टीम थी वो उन्होंने इतना कर लिया कि वो अपने 100 करोड़ प्लस हमें लेके चला गया। तो ये पूरा जो है ये टीम वर्क है। टीम वर्क में आप काम करोगे, आपके स्केलिंग करोगे तो आप 100 करोड़ के आप 1000 करोड़ भी पहुँच सकते हो। और 2 साल में इसको इतना फास्ट लेके आना, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग से ये था कि हमें जो करना तेज़ी करना है। क्योंकि फर्स्ट तो बहुत से लोग आ ही चुके हैं, भाई मैं फर्स्ट तो हूँ नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर, बट मैं कितना तेज़ कर सकता हूँ, कितना फास्ट जा सकता हूँ। तो टीम को मैंने यही बोला कि आपको जो करना फास्ट करना है, डिसीजन लेना है येस और नो, लेकिन वो भी जल्दी लेना है, डिसीजन भी लेट नहीं करना। तो टीम वर्क हमने ऐसा बनाया कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो काम करना है स्पीडली हमने स्टार्ट किया। फिर वो एक सारा टीम वर्क लेके हमें 100 करोड़ तक पहुँचा दिया। बिजनेस में अक्सर एक चीज़ देखी जाती है कि टीम संभालना बड़ा मुश्किल होता है। 3-4 लोगों में आदमी के रायते फैल जाते हैं। पर यार आपके पास जो टीम है, मैंने सुना बहुत अच्छी और बड़ी टीम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीम का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और कितने लोगों की टीम है आपके पास, वो बताइए। और फिर टिप्स भी बताइए जो एंटरप्रेन्योर्स नए हैं उनको टीम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। देखो, अगर मैं टीम साइज़ की बात करूँ तो अभी 70+ अपने पास में टीम है। और सिलेक्शन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक डेडिकेटेड बंदा देखना होगा कि वो काम कैसा कर रहा है या कैसे कर रही है। ठीक है, नए मैं फ्रेशर को इसलिए एक्सेप्ट ज़्यादा करता हूँ कि वो अपन मतलब ये कोई भी कंपनी चाहे उस अकॉर्डिंग उसको अपन उसमें डाल सकते हैं, जो कंपनी का एटीट्यूड है उसके हिसाब से। हाँ, फर्स्ट तो आपको फ्रेशर बंदा देखो, या वो बंदा जो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसमें काम कर सकता है। उससे आप पूछो कि भाई उसने लास्ट काम क्या किया है, अगर एक्सपीरियंस है।
अगर एक्सपीरियंस दूसरी इंडस्ट्री का है लेकिन सेल्स का है तो आप उसमें सेल्स में आप ले सकते हो उसको। तो 3-4 पॉइंट्स और हैं जो अपन एक कैंडिडेट को हायर करने में अपन उस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन आपको टीम मैनेज करने के लिए सबसे पहले टीम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टीम के साथ में इन्वॉल्व नहीं होगे आप टीम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है कि वो आपको जाने आप उनको जानो। तो मैंने स्टार्टिंग से यही किया है कि टीम के साथ इन्वॉल्व होके उनके साथ में बैठना स्टार्ट किया है। उन जो भी वो काम करते, क्योंकि स्टार्ट में तो मैंने ही वो काम किए थे, आज सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। मैं उनके साथ में मेरा डेली रूटीन है, मैं सभी कैंडिडेट्स के पास जाता हूँ, 5-5 मिनट उनके पास में खड़ा रहता हूँ कि वो काम कैसे कर रहे हैं। उससे मुझे भी सीखने को मिलता है कि बच्चे इतना स्पीड में काम कर रहे हैं। वो कोई गलती करते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि ये गलती हो रही है, वैसे तो गलती करते नहीं है। तो ये जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको अपना कैबिन छोड़ के और जो टीम जहाँ बैठती है वहाँ पे उनको मूव करना चाहिए। एक वॉक करते करते देखना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं और कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है या अपन कुछ सीख सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें फॉलो करी है और टीम के साथ में मिलके आज पूरी टीम बनाई है। और मैं बोलता हूँ कि टीम से टीम बनी है। सही बात है, बॉस नहीं लीडर बनो, टीम के साथ चलो, तब जाके काम होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, इंश्योरेंस का जो ये सेक्टर है, ये बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड कहूँगा मैं, कम एक्सप्लोर्ड कहूँगा मैं। ये क्यों चुना आपने बिजनेस के तौर पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपका सवाल भी काफ़ी अच्छा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री लास्ट 10 ईयर में जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, क्योंकि हर एक आदमी को इंश्योरेंस की ज़रूरत है। कोविड ने अपने को क्या सिखाया, क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपने ऊपर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख का फ़ोन ले रहे हो, लेकिन आपके पास में अगर मैं अपन रेशो निकालें तो बहुत से लोगों के पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और या व्हीकल इंश्योरेंस नहीं है, होम इंश्योरेंस नहीं है, जिसमें भूकंप आते हैं, घर गिर जाते हैं, तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में बिल फटते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो बिल फटते हैं। लोगों में अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। तो जब कोविड के अंदर हमने देखा कि कौन सी इंडस्ट्री जो बची है, तो काफ़ी टीवी एड भी देखे। इससे पहले मैं एक इंटरव्यू के लिए भी गया था इंश्योरेंस कंपनी में। वहाँ देखा कि भाई इंश्योरेंस का तो मार्केट काफ़ी बड़ा है, और उस टाइम ये मेरे हिसाब से 2 लाख करोड़ का मार्केट था। आज 2,54,000 करोड़ का मार्केट क्लोज हुआ है। तो इंश्योरेंस का मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ी है और इसकी नीड सबको है। हर एक कैंडिडेट को नीड, इस चीज़ की नीड है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के इंडिया में अब कुछ नहीं होने वाले आगे वाले टाइम में। तो हमने इस चीज़ को 2020 में स्टडी कर ली। मैंने स्पेशली इसके बारे में पढ़ा कि अपन इंश्योरेंस में कर क्या सकते हैं, वैल्यू एड कैसे कर सकते हैं। जब मुझे स्टडी के बाद पता चला कि हर एक चीज़ में इसकी नीड है, अपने को इस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। भाई मेरा सिंपल सा एक मोटिव रहा कि मैं इंश्योरेंस को एक प्रीमियम के तौर पर सेल नहीं करूँगा। मुझे उसकी सर्विस देनी है कि मैं अपने कस्टमर को कितना अच्छा बता सकता हूँ उसके बारे में कि इसके एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज तो कुछ होता नहीं है इंश्योरेंस में, बट इसके एडवांटेज ये और हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से ये रहा है कि आप जो भी आपका कस्टमर हो या जो भी आपका चैनल पार्टनर हो, उसको आप इस पूरे इंश्योरेंस में ब्रीफ करो, उसको पूरा सपोर्ट करो कि बैड टाइम में जब क्लेम आता है तो अपन उसमें कैसा सपोर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे उस फाइनेंस से जो भी उसके डैमेज हो रहा है, फाइनेंशियल डैमेज हो रहा है, उसको अपन कैसे उसे निकाल सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से मोटिव रहा है कि इंश्योरेंस सेल नहीं करना है यार, अपने को इमोशंस के साथ जुड़ना है। तो वो ऐसा सर्विस सेल करना, सर्विसेज में है, सर्विसेज रखनी है साथ में। तो ये सारी चीज़ हमने एक बना के रखी है, एक पूरा क्राइटेरिया हमने सेट किया था, वो भी चल रहा है सर, और उसी से हम आगे बढ़े। सही बात है। और वैसे भी क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब भी हम कोई 1 रुपया भी खर्च करते हैं, अगर हम उसकी वैल्यू पता कर लें कि वो 1 रुपया कितना वैल्यूएबल है, तो हमें उसका पता लग जाएगा और खर्च करने में हमें आसानी रहेगी और बढ़िया तरीके से हम खर्च कर सकते हैं। हो सकता है उस चीज़ के लिए 1 से 2 रुपया भी दे दें हम। इंश्योरेंस तो इतनी बड़ी चीज़ है कि आप उसकी 1 रुपये की वैल्यू, चाहे 10 रुपये की वैल्यू या लाख रुपए की वैल्यू, आपकी ज़िंदगी है, इससे बड़ी क्या वैल्यू होगी। राइट। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, इंश्योरेंस फास्ट, ये जो ब्रांड है, इसमें आपने फास्ट लगाया है बाद में। इस फास्ट का मतलब क्या है और क्यों है, और नए भारत की पहचान जो आपने बनाई है इंश्योरेंस फास्ट, इसका मतलब बताइए। फास्ट क्यों लगाया आपने? फास्ट जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो वहाँ पे इंश्योरेंस का काम हो रहा था, काफ़ी इंश्योरेंस। अच्छा, इस जॉब बिजनेस से पहले जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग इंश्योरेंस अरे यार जल्दी दो यार, फास्ट चाहिए मुझे, इंश्योरेंस ये दो। अच्छा, वहाँ जॉब लगी नहीं, तो वहाँ से जैसे मैं घर आया, आप यकीन नहीं करोगे, सी स्कीम से मुझे घर आने में मैंने नाम डिसाइड कर लिया कि इंश्योरेंस का इंश्योर फास्ट, इन दोनों को मैंने मर्ज करके एक नाम बनाया इंश्योर फास्ट। इंश्योर फास्ट इसलिए बनाया कि आप लोगों को फास्ट सर्विसेज देनी है, क्योंकि फर्स्ट तो कोई सभी दे रहे हैं। तो हमारा मोटिव ये रहा है कि यार जितना फास्ट आप दे सकते हो उतना फास्ट इस चीज़ को करो।
नए भारत की पहचान हमने टैगलाइन इसलिए क्योंकि अभी हमारा जो वेबसाइट और एप्लीकेशन आने वाला है ये प्रॉपरली B2C अगर अपन बात करें डायरेक्ट कस्टमर के लिए, अभी तो हम B2B पहले हम काम कर रहे थे, बट अब B2C हमारा वर्क है, डायरेक्ट कस्टमर के लिए। कोई भी कस्टमर आके इससे इंश्योरेंस इजी वे में परचेज कर सकता है, क्योंकि अभी इंश्योरेंस को अगर आप इंश्योरेंस परचेज करोगे आपके लिए टास्क है, यार मैं कैसे इंश्योरेंस बनाऊँ, कहाँ से लूँ। बट इसके अंदर इतना ईजी रहेगा कि आपको अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हो, आपको गाड़ी का नंबर डालना है, बाकी प्रोसेस ऑटोमेटेड होगी, आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके ऑटोमेटिक ऐप लेके जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है कि आपने नंबर डाला कि ये वोडाफोन का है, आपने वोडाफोन का प्लान चूज कर लिया, वो आगे निकल गए। वैसे ही आप इसके अंदर जैसे आप गाड़ी का नंबर डालोगे आपका पूरा मैक मॉडल वेरिएंट सब आ जाएंगे, देन आपको बाय करना, परचेज करना। तो ये इतना इजी कर रहे हैं कि हर एक आदमी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस खरीद सके, और ज़रूरी भी बहुत है, तो खरीदना भी चाहिए। तो इंश्योर हो जाइए, इंश्योर करिए फास्ट तरीके से, इंश्योरेंस फास्ट के साथ में। और इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई ऐसा किस्सा है जब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इस वक्त पे इंश्योरेंस अगर ये इंसान करवा लेता, मेरी बात मान लेता, तो ये कितना बढ़िया रहता? किसी ने आपको थैंक यू बोला, या किसी ने आपसे कहा कि यार आपकी मैं उस दिन बात मान लेता तो बहुत बढ़िया रहता? हाँ, ऐसे एक दो किस्से हो रखे हैं। एक मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखे यार, गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रहे आप लोग? एटलीस्ट कुछ कितना रहता है कि आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो 10-20 हज़ार का इंश्योरेंस होना है। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी। उसके 1 से 1.5 महीने बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी उसकी ठुक गई, एक एक्सीडेंट उसका 1.5 से 2 लाख का उसका डैमेज आया। वो बोला यार काश उस टाइम में मतलब आपकी बात मानी होती, मैंने इंश्योरेंस कराया होता। तो ये काफ़ी किस्से हुए हैं। एक हेल्थ में भी हुआ है। मैंने एक जने को बोला कि आप हेल्थ पॉलिसी ले लो, आप ही के लिए है, हमारे लिए पॉलिसी नहीं है, हम तो आपको बता सकते हैं। वो जब बीमार हुए तब उनके 50-60 हज़ार का जैसे ही उनका बिल आया तो बोले कि यार उस टाइम में 10 हज़ार की पॉलिसी ले लेता तो आज मेरे 50-60 हज़ार नहीं लगते। ये फैक्ट सभी के साथ में, बीमार सभी होते हैं, और ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो हॉस्पिटल गया नहीं होगा, सब गए होंगे हॉस्पिटल, एडमिट रहे होंगे। तो ये कॉमन चीज़ है कि जो चीज़ अपने साथ में होनी है। तो अगर 5,000 रुपये 6,000 रुपये अपन साल के अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, 10,000 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करोगे तो 5-10 रुपये पर डे के हिसाब से आएगा। 20 रुपये मान लो, ज़्यादा नहीं आने वाला। अगर अपन 20 रुपये पर डे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते तो अपन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो यही इंश्योरेंस है। 20 रुपये अपने ऊपर आप खर्च करोगे तो आपका आने वाले 1 से 1.5 लाख का जो, अगर आप बीमार होते हो कोई भी, या कोई भी बीमारी से जो हो रहा है उससे आप वो बच सकता है। तो ये इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो 1-2 केसेस हुए हैं, तो वो चीज़ आपको रियलाइज हुई? मेरे को रियलाइज हुई, उनको ही, मेरे से तो उनको ही है। सही बात है भाई साहब। तो आप भी, क्योंकि इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बिजनेस को भी आप बिजनेस की तरह भी देखें, या फिर अपनी ज़िंदगी की यूटिलिटी की तरह देखें। रोटी कपड़ा मकान की तरह आप इंश्योरेंस भी आपको करवाना चाहिए, क्योंकि तभी रोटी कपड़ा और मकान ये भी बच पाएगा। तो सुनते रहिए हमें, हमारी बातों को, इस परचम सीरीज में। इस कमाल के वीडियो का अंत यहीं पे होता है। आपको और भी चीज़ें पूछनी है इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, या इंश्योरेंस घर में कैसे कराएं, खुद का कैसे कराएं, किसी की चीज़ का कैसे कराएं, उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। ये पूरी सीरीज है, कमाल की बातें मेरी और ईश्वर बना की होती रहेगी। सुनते रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा, आपको बेस्ट पार्ट इसका कौन सा लगा वो बताना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली को ज़रूर बताना। फैमिली ग्रुप में ये वीडियो भेजोगे तो ज़्यादा फायदा आपको, आपकी फैमिली को और हमें सबको होगा, क्योंकि हम इस अवेयरनेस कैंपेन को लेके आए हैं, इंश्योरेंस को लेकर। इसके बिजनेस मॉड्यूल को लें आप, या कस्टमर के तरीके से आप एक्सेप्ट करें, इसको जानें, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा, हम करवाना चाहते हैं। पुलिस वाला चालान काटे, उसकी पर्ची भरें, उससे अच्छा है आप इंश्योरेंस की पर्ची भर दें तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच। जय माता जी की। आरजे अभी आपसे मिलेगा अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।